चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आज हम कक्षा 10वीं के चौथा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज बनाने से पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितने होते हैं, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण हम किस किस तरीके से हल करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आज हम इस क्लास में समझेंगे। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज प्रश्नावली बनाएंगे वो बेहतर तरीके से बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पहले कहते किसको हैं उसको देख लेते हैं। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना हो, 2, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी तो द्विघात समीकरण। 3 घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, एक घात होगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो हम अभी त्रिघात ना ही रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम हमारे चैप्टर के अनुसार हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे फुल डिटेल से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा कि घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसका हल जो है ना, इसका हल मात्र 2 होंगे। कितना होंगे इसका हल? इसका मात्र 2 हल होंगे। कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। क्यों 2 हल होंगे? क्योंकि इसके चर के अधिकतम घात कितना है? 2। चर का जितना भी अधिकतम घात होता है उतने हल होगा। अगर हल यानी कि चर का अधिकतम घात 3 रहता तो उसका हल 3 तो निकलता। अगर एक घात रहता अधिकतम तो उसका हल 1 ही निकलता। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, घात 2 है तो 2 हल ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप बोलिए या व्यापक रूप बोलिए। ठीक है, तो इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक रूप यानी कि मानक रूप। ठीक है, यहाँ पे तो एक्स चर है, ये क्या है? चर है। यहाँ भी चर है, लेकिन ये जो ए बी सी है, ए बी सी है ना, कोई संख्याएं होंगे, कोई संख्या होंगे। ठीक है, चाहे वो प्लस में हो चाहे कितने किसमें हो, माइनस में हो, कोई एबीसी का मान यहाँ पे कोई संख्या होगा, कोई संख्या होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहां जहां
ए बराबर 0 कभी नहीं होगा। ए बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ए का मान हम 0 रख देंगे, इसके गुणांक में 0 आ जाएगा, तो इसको गुना करके 0 कर देगा। 0 कर देगा तो अधिकतम घात 2 रहेगा ही नहीं। तो द्विघात समीकरण कैसे होगा? देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर, अगर इसके मान 0 रख दें तो 0 गुना एक्स स्क्वायर तो 0 कर देगा। तब तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। द्विघात समीकरण तब नहीं रहेगा, इसीलिए कभी भी ए का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई संख्या होगा 0 से अधिक, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ए का मान। ठीक है, बी सी। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, चलिए जैसे 3x² 4x + 3, ये द्विघात समीकरण हुआ। ये द्विघात समीकरण हुआ। फिर ले लेते हैं एक तो x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर देखिएगा, ये 3x³ 4x² - 3 = 0। ये देखिए इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है रे बाबू, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात कितना हो गया? 3। ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 4x² + 2, ये द्विघात समीकरण का रूप है। ये द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का रूप है। ये नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इसको लिख करके इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिएगा तो समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब इसका हम व्यापक रूप देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। अब क्या करते हैं, इसको जो है ना हल करने की विधि देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि आप दो तरीके से इसको हल करते हैं। ठीक है, एक है गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा है द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि। एक है गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण हल करने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि, एक द्विघाती सूत्र विधि। तो हम दोनों तरीके से अभी हल करने के बताएंगे, दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे और हल करने के लिए बता रहे हैं। तो एकदम आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, समझते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए, अब इसको जो है ना पहला विधि से समझ लेते हैं, जिसको आप गुणनखंड विधि बोलेंगे। गुणनखंड विधि से हल करते हैं द्विघात समीकरण को। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको फिर डिटेल्स बना के समझाते हैं। एग्जाम्पल द्विघात समीकरण के रूप में ले लीजिए, 2x² - 5x, 2x² - 5x प्लस कुछ भी लीजिए 3 = 0। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यानी कि ax² bx + c = 0 के रूप में। ये इस रूप में है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। देखिएगा, पहला स्टेप देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, देखिए पहला स्टेप इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म यानी पहला पद और अंतिम पद लास्ट टर्म, इसका जो यहाँ पे x² के गुणक में, x² के गुणक में जो भी संख्या है, यानी कि 2 है और लास्ट अंतिम में कितना है? 3 है। ये दोनों को गुणा करते हैं, तो 2 × 3 प्लस में यहाँ 2 है और प्लस में 3, 2 × 3 तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। पहला चीज आपको समझ में आ गया क्या करना है, इसके पहला पद का x² का जो गुणक है
उसको और अंतिम पद जो संख्याएं होते हैं उसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। फिर इसको क्या करेंगे? तोड़िए। तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में। दो दो तिया छह, तीन एका तीन। ये देखिए आप ये इतना में टूटा, 2 गुना 3 गुना 1 में, यानी कि इतना गुणनखंड हुआ इसका, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा इसी तीनों में से हमको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर -5 पूरना चाहिए। अब गुना करने पे कितना पूरना चाहिए? 6 पूरना चाहिए। गुना करने पर 6 पूरना चाहिए। इसको गुना करके जो 6 हुआ था, गुना करने पर 6 पूरना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पे कितना पूरना चाहिए? ये बीच वाला, ठीक है, -5 पूरना चाहिए। कितना पूरना चाहिए? -5। तो हम देखिए, अगर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, 2x² -2x -3x, यहाँ लास्ट में +3 है तो 3 लिख दीजिए, बराबर 0। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, -2x और -3x कितना हो जाएगा? -5x। यानी कि 2 टका कर्जा, -2x कर्जा, फिर -3x कर्जा, तो 5x -5x, यानी कि 5x कर्जा हो गया। अब देखिए गुना करने पर इसका गुणनक कीजिए, -2, x का गुणनक, और इसका x का गुणनक -3, 3 दूनी 6, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये सब समझ में आप आ गया। अब क्या कीजिएगा, आप देखिएगा 4 टर्म आ गया। कितना टर्म आ गया? 4 टर्म, 1 2 3 4। जैसे 4 टर्म आ गया, 4 पद आया, हम दो दो का पेयर का कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है। 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया, और यहाँ क्या बच गया? माइनस में 1 बच गया। ये 2x तो कॉमन ही ले लिए है ना, तो 1 बच गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे -3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया, और माइनस में क्या बच गया? 1 बच गया। यहाँ माइनस कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए? -3, माइनस कॉमन लिए और 3 कॉमन लिए, तो क्या बच गया? x, और यहाँ क्या गया? -1, 3 का 3। अब देखिए यहाँ माइनस कैसे आ गया? माइनस कॉमन लिए ना, जहां प्लस होता है वो क्या हो जाता है? माइनस। माइनस जब कॉमन लिए, जहां प्लस है वो क्या हो जाता है? माइनस। नहीं तो इसको फिर गुना करके देखिए, वही चीज आएगा, -3 गुना x -3x, -3 गुना -1 +3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब क्या करना है, अब इन दोनों में से देखिए सेम चीज निकलना चाहिए, दोनों सेम चीज। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप कहीं गलती किए हैं। तो इन दोनों में से एक ठो ले लेते हैं, x -1, और ये बाहर का 2x -3, इसको ले लेते हैं। ये 0 के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? 0 का। अब ये दोनों गुणनखंड 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। x -1 बराबर 0, इसको अलग 0 के बराबर किए, फिर 2x -3 बराबर 0, ठीक है। ये इधर माइनस उधर या क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखिए 2x, ये इधर माइनस उधर आके प्लस, ये इसके साथ गुना में उधर जाके क्या हो गया? भाग। क्या हो गया? भाग। तो अब देखिए x का मान 2 ठो आ गया, यहाँ पर x का मान 1, और यहाँ पर x का मान 3/2। तो हम बोले थे कि द्विघात समीकरण में 2 हल निकलते हैं, तो 2 हल निकल गया आपका, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। अब गुणनखंड विधि से बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। अब दूसरा विधि है द्विघाती सूत्र विधि, उसको अब बहुत अच्छे से तरीके से समझना है। देखिएगा अब द्विघात सूत्र से इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। अभी तुरंत आप गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि सीखे।
अब देखते हैं कि द्विघात सूत्र से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले द्विघात सूत्र आपको याद रहना चाहिए। द्विघात सूत्र होता है, फॉर्मूला इसका, यानी कि x बराबर, जो x का मान निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बटे 2a। बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बटे 2a। इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट x का मान निकाल लेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण है तो दो हल निकलेगा। देखिएगा, तो हम एग्जाम्पल वाइट लिए हुए हैं, देखिएगा सेम आएगा उसका मान। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस विधि से बनाते हैं द्विघात सूत्र विधि। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा a का मान लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, लिख लीजिए a का मान क्या है, 2 है। ठीक है, b का मान कितना है, माइनस में 5 है, यानी कि इसका गुणांक -5 है, x का गुणांक कितना है, -5, और c का मान कितना है, 3 है, c। ठीक है, यही है ए बी सी। यहाँ पे b है, a है, c है, तो इसका मान रखिए, बस आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो एक बार फिर इसको फार्मूला लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, इसी फार्मूला पे मान रखिए और आपका मान आ जाएगा। माइनस, यानी कि x बराबर माइनस बी, माइनस यहाँ फार्मूला से b का मान कितना है, -5 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस दीजिए, फिर रूट दीजिए, बी स्क्वायर है, b का मान कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर माइनस फार्मूला से 4a का मान कितना है, a का मान 2 है, c का मान कितना है, 3 है, 3। ठीक है, बटे 2a, यानी कि 2 गुना a का मान कितना है, 2। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए। ये माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए रूट में क्या क्या हो रहा है, ये 5 -5 का स्क्वायर, यानी कि -5 गुना -5, 5 है 25, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस फार्मूला से इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 या 24 बटे नीचे में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 प्लस माइनस 25, रूट के अंदर 25 में से 24 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बटे 4। अब रूट में 1 है, यानी कि 1 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 बटे 4। अब देखिए 5 प्लस माइनस 1 आया है, तो एक बार 5 के साथ 1 को जोड़ेंगे और एक बार 5 के साथ 1 को घटाएंगे, तो 5 को एक बार जोड़ दीजिए। ठीक है, और 5 को एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये 6/4 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा। घटा दीजिए, 2 से 3, 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 3/2 और ये 1। अब देखिए गुणनखंड विधि से इसी को हल किए थे, इसी समीकरण को, तो 2 हल निकला था, 3/2 और 1। इसमें भी वही सेम हल निकला, 3/2 और 1। आपको जौन विधि से बेहतर लगता है बनाने में, उस विधि से बनाइए। अब और दोनों विधि याद रखिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में या प्रश्नावली में आपका दिया है, ये ये सवाल को आप द्विघात सूत्र से हल कीजिए, इस सवाल को द्विघात
यानी कि गुणनखंड से बनाइए। तो आप अलग अलग तरीके, दोनों तरीके अगर याद रहेगा तो गुणनखंड विधि से भी बना लीजिए, बढ़िया से याद रखिए, और द्विघाती सूत्र विधि से भी याद रखिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा अंतिम पार्ट इसका देख लेते हैं। अंतिम पार्ट ये है कि एक चीज इसमें आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, विविक्त कर, ये निकालने के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहेगा इसका, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, CRIMINANT, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना है। डिस्क्रिमिनेंट इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। इसका होता है फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, है ना। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें थोड़ा सा 3 शर्त याद रखिएगा। 3 शर्त क्या है? पहला शर्त है, अगर d बड़ा है 0 से, d बड़ा होगा 0 से, हम d निकालेंगे, यहाँ ABC का मान रखेंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब प्लस में कोई संख्या आएगा, कुछ भी आएगा प्लस में, d से यानी कि 0 से बड़ा तो यह ना होता है, तो कुछ भी आएगा उससे बड़ा प्लस में। अगर d का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि d का मान बड़ा हो 0 से, d का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो ठो मूल निकलेगा, भिन्न होगा यानी अलग अलग निकलेगा। याद रखिएगा, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। डी का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी कि प्लस में ही 1 2 3 4 जितना आ जाए, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कितने होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। दूसरा शर्त यह है, अगर डी बराबर हो 0 का तो क्या होगा? दो समान मूल होंगे। क्या होंगे? दो समान मूल होंगे। क्या होंगे? दो समान मूल। डी अगर बराबर है 0, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डिस्क्रिमिनांट विविक्तर निकालने के लिए। अगर डी, ये इसको हल करेंगे, अगर यहाँ पे डी बराबर 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया, तो दो समान मूल होंगे, यानी कि जैसे मूल आएगा 3, तो 3 एक तो और दो तो समान आएंगे, समान मूल ही आएंगे। 4 आएंगे तो दूसरा भी 4 आएंगे समान। इसमें दो अलग अलग आएंगे, भिन्न मूल आएंगे। तीसरा नंबर शर्त क्या है? अगर d छोटा है 0 से, क्या है? छोटा है 0 से, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर d का मान छोटा हो गया, इसको हल करेंगे इस फॉर्मूले पे, इसमें ABC का मान डालेंगे। अगर d का मान छोटा हो गया 0 से छोटा मतलब माइनस में ही आएगा कोई संख्या में। 0 से छोटा तो यही ना होगा, 0 से छोटा माइनस में कोई संख्या आ जाएगा, डी का मान यही सब आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, माइनस में आएगा। तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में जाना, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये परिचय पाठ आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से माथा में घुस गया होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से बढ़िया से उतार करके स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे, अगर इसके बाद एक्सरसाइज बनेंगे, एकदम आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा अगर मेरे इस पढ़ाई से आप 100% संतुष्ट है,
तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, NBC एजुकेशन, और वहाँ थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। लगातार वीडियो डालते रहते हैं, आप वहाँ पर देखिए और घर बैठे आप एकदम सीखने का हम गारंटी लेते हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर हम इसका एक्सरसाइज लेके मिलते हैं अगले क्लास में।